मंजिल और मुसाफिर किस्त नंबर 99। हम दिन के वक्त भी उधर गए थे, वापस भी आए थे और अब रात को भी मिलान पहुंच गए थे। हमें रास्ते में किसी ने ना रोका। इससे साफ जाहिर होता था कि अमेरिका और बरतानिया की फौजें बेबस हो चुकी हैं और अब इन इलाकों पर, उन रास्तों पर इनका कंट्रोल नहीं रहा। कुछ अर्सा पहले फौजी जिसको चाहते रोक कर चेक करते और फिर आगे जाने की इजाज़त देते थे। इंडोनेशियाई गुरिल्लों की यह कामयाबी थी कि उन्होंने दुश्मन की फौजों को दूर पीछे धकेल दिया था और इनका हुक्म खोखला कर दिया था। आधी रात से कुछ पहले हम मिलांग पहुंच गए। हुर्रियत पसंदों ने कस्बा भी फौज से आज़ाद करा लिया था, वरना हम इतनी आज़ादी से वहाँ घूम फिर न रहे होते। इस नकलो हरकत की आज़ादी से जंग आज़ादी में सहूलत हासिल हो गई थी। हम ट्रक में ही बैठे रहे और पार्टी कमांडर उतर कर कहीं चला गया। कुछ देर बाद वापस आया और इसके साथ 2 आदमी थे। कमांडर के कहने पर हम ट्रक से उतरे और वो 2 आदमी हमें तपाक से मिले। मालूम हुआ कि ट्रक यहीं छोड़ना है और आगे टारगेट तक पैदल चलना है। पार्टी कमांडर ने हमें आखिरी बार हदायत दी जो पहले दी जा चुकी थी। मुझे और आशिक अली को उस्मान ने सारी बातें उर्दू में समझा दी थी। हमें बता दिया गया था कि हवाई जहाज किस तरह तबाह किए जाएंगे। ये भी बताया गया था कि टारगेट पर पहुंचने के बाद इतनी खामोशी बरकरार रखनी है कि खांसी भी ना आए और छींक पर भी काबू रखा जाए। ये तो हमें अंदाजा था कि इन हवाई जहाज़ों की हिफाजत के बड़े सख्त इंतजाम होंगे। रात के वक्त वहाँ संतरियों का होना लाजमी था। पैदल चलते हम उस जगह पहुँच गए जहाँ से दिन के वक्त ट्रक रोक कर हवाई जहाज देखते थे। मैंने पहले बताया कि वहाँ जंगल था। हमें एक सहूलत ये भी हासिल थी कि रातें तारीख हुआ करती थी। उन दिनों चांद आधी रात के बाद उफक पर ऊपर आया करता था। ऐसा मुमकिन नहीं था कि हम सीधे हवाई जहाज़ों तक जा पहुंचते। हमारे सामने खुला मैदान था, कोई आड़ कोई ओट नहीं थी। हवाई जहाज़ों पर पहरे के लिए 1 या 2 संतरियों की मौजूदगी लाजमी थी। हमने दिन के वक्त देखा तो नहीं था, इम्कान भी था कि हवाई जहाज़ों की हिफाजत के लिए करीब कहीं गार्ड की पोस्ट हो सकती है। बहरहाल हम हर किस्म की सूरत हाल से नबरदो आजमा होने के लिए तैयार थे। हमें दूर चक्कर काटना पड़ा। जहाँ रनवे और मैदान ख़त्म होता था उस तरफ से हमें जंगल में छुप छुप कर आगे जाना था और हम बड़ी खामोशी से कदम फूंक फूंक कर रखते उस तरफ चले जा रहे थे। इस तरह हम सामने की तरफ पहुंच गए। आगे दरख्त कुछ दूर दूर थे। पार्टी कुछ बिखर गई और अपने अपने तौर पर एक एक दरख्त की कोट में लेते हुए आगे बढ़ते गए और हवाई जहाज़ों के करीब जा पहुंचे। लेकिन मुश्किल ये पैदा हो गई थी कि आगे कोई आड़ ओड़ नहीं थी। इतनी सी सहूलत मिल गई कि घास जरा ऊंची थी जिसमें लेटकर आदमी छुप सकता था और कुछ झाड़ियाँ भी थी। फिर चांद उफक से निकल आया। इसके ज़्यादा ऊपर आ जाने से पहले हमें अपना काम ख़त्म करना था, क्योंकि चांद उन दिनों पूरा था और ऊपर आने की सूरत में रोशनी हमारे लिए खतरनाक थी। हम लेटकर कोहनियों और घुटनों के बल घास में सिरकने लगे। हम एक दूसरे के पीछे थे और दरमियानी फासला ज्यादा रखा था। हवाई जहाज कमोबेश 100 गज दूर थे और अब कुछ कुछ नजर भी आने लगे थे। ये भी नजर आ गया कि एक पेट्रोल टैंक भी खड़ा था। ये बिल्कुल वैसा था जैसा आप सड़क पर देखा करते हैं। इनके जरिए पेट्रोल पंपों को पेट्रोल सप्लाई किया जाता है। ये टैंक हमारे करीब था। हवाई जहाज इससे आगे थे। हम रेंगते गए और पेट्रोल टैंक से चंद ही कदम दूर रह गए। हल्की हल्की कदमों और बातों की आवाज़ें सुनाई देने लगी। हम सब इस तरह घास में दुबक गए जैसे यहाँ कोई है ही नहीं। मैं दरमियान में था और आशिक अली मेरे साथ था। पेट्रोल टैंक की ओर से 2 आदमी आहिस्ता आहिस्ता चलते सामने आए। उन्होंने कंधों से राइफलें लटका रखी थी। ये यकीनन एयरफोर्स के आदमी थे जो हवाई जहाज़ों पर पहरा दे रहे थे। हवाई जहाज़ों पर पहरा लाजमी था क्योंकि इस खित्ते में जंगी सूरत हाल बनी थी और किसी भी वक्त इंडोनेशियाई गुरीले इन जहाज़ों को नुकसान पहुंचा सकते थे, बल्कि नुकसान पहुंचाने आ गए थे। रोशनी इतनी ज़्यादा नहीं थी कि इन संतरियों के चेहरे पहचाने जा सकते। इनके लंबे कद और डेल डोल से पता चलता था कि ये अमरीकी हैं। वो दोनों हमारे करीब आ गए और रुक गए। इन्हें पीछे जाना था क्योंकि वो हवाई जहाज़ों से दूर निकल आए थे। उनमें से एक ने न जाने किसे गालियाँ देना शुरू कर दी। वो इंडोनेशियों को बुरा भला कह रहा होगा। इन्हीं की वजह से उनका रात को पहरा देना पड़ता था। ज़रा रुक कर वो उस तरफ चलने लगे जिस तरफ से आए थे। वो तेज़ नहीं बल्कि टहलने की रफ्तार से चलते थे, बहुत आहिस्ता आहिस्ता। मेरे करीब पीछे से 2 इंडोनेशी उठे और इतनी एहतियात से उठे कि मुझे इनकी हल्की सी सरसराहट भी ना सुनाई दी। दोनों संतरी अपनी बातों में मगन आहिस्ता आहिस्ता जा रहे थे कि पीछे से एक इंडोनेशी ने इन्हें जस्त लगाकर इस तरह पकड़ लिया कि बायां बाजू गर्दन में डाला और बाजू का घेरा तंग कर दिया। आदमी को काबू करने का यही तरीका होता है, लेकिन यहाँ ये दुश्वारी सामने आ गई कि संतरियों के कद खासे लंबे और दोनों इंडोनेशियों के कद छोटे थे। वैसे भी दोनों इंडोनेशी कुछ दुबले पतले थे। उन्होंने अमरीकियों के गलों में बाजू डाल तो लिए मगर खंजर न चला सके, क्योंकि दोनों अमरीकियों ने ऐसा दाव खेला कि गुरीलों के पांव जमीन से उठ गए और अमरीकियों ने धोबी पेड़े की तरह उन्हें अपने ऊपर आगे ही गिरा लिया। हम हर सूरत हाल के लिए तैयार थे। हमारे दोनों साथी अमरीकियों के आगे ही गिर पड़े थे और अब यूँ होना चाहिए था कि अमरीकियों ने राइफलें कंधों से उतार कर इन दोनों को गोली मार देनी थी, लेकिन हुआ यूँ कि दोनों अमरीकी सीधे भी नहीं हुए थे कि
एक की गर्दन मेरे बाजू की गिरफ्त में आ गई और दूसरे की गर्दन पार्टी कमांडर के बाजू के शिकंजे में आ गई। मेरा कद ठीक ठाक था और पार्टी कमांडर का कद भी मौजूद था। हम दोनों ने बाजू के शिकंजे कस दिए और दाएं हाथ से खंजर निकालकर दोनों के पेटों में मारे। मैंने अपने शिकार के पेट और सीने में 3 बार खंजर मारा था। हमारे कमांडर ने भी अपने शिकार का पेट चाक कर दिया था। इन दोनों को छोड़ा तो वो गिर पड़े। हमने इनकी लाशें घसीटकर घास में फेंक दी और इनके राइफल और अम्युनिशन इनके पास से रहने दिया और जो वापसी पर हमने साथ ले जाना था। हम मुतमईन हो गए कि संतरियों को अपने रास्ते से हटा दिया है, लेकिन फिर हमें कदमों और बातों की आवाज़ें सुनाई देने लगी। हमारी पार्टी भी पीछे हटकर घास में दुबक गई और हम आने वालों का इंतजार करने लगे। पेट्रोल टैंक की ओर से 2 और अमरीकी संतरी सामने आए और वहीं रुककर इधर उधर देखने लगे। ये दोनों गालिबन पहली संतरियों की जगह आए थे और अब इनका पहरा शुरू हुआ था। फौज में इसे संतरियों की बदली कहा जाता है। ये भी हो सकता है कि रात को 4 संतरी ड्यूटी पर होते होंगे। अगर ऐसा था तो कोई अनोखी बात नहीं थी। गुरीलों की दिलेराना कार्रवाइयों के पेश नज़र इतने कीमती हवाई जहाज़ों की हिफाजत का ऐसा इंतजाम होना चाहिए था। एक नए आने वाले संतरी ने अपने साथी से कहा, मालूम नहीं वो दोनों कहाँ गायब हो गए हैं। वो दोनों वहीं खड़े इधर उधर देखते रहे। एक ने कहा, वो कहीं सो न गए हों। एक ने बुलंद आवाज़ में न पुकारा, लेकिन जवाब न पाकर दूसरे ने भी हाँक लगाई। सिवाय खामोशी के इन्हें कोई जवाब न मिला। वो आगे न आए, वहीं से पीछे को मुड़े और आहिस्ता आहिस्ता चल पड़े। वो पेट्रोल टैंक की ओट में होते हुए तो हमारा कमांडर उठा। उसने एक इंडोनेशी को साथ लिया और हमारे देखते देखते दबे पांव चलते पेट्रोल टैंक के दूसरे सिरे तक पहुंच गए। 2 और इंडोनेशी भी उठे और वो भी इनके पीछे चले गए। वो दोनों इसलिए गए थे कि उनके अगले साथी नाकाम हो जाएं तो वो दोनों फौरन इसकी मदद को पहुंच जाएं, जैसा पहले हो चुका था। इन दोनों संतरियों ने यूँ किया कि आगे जाने के बजाय पेट्रोल टैंक के सामने चले गए और वहाँ से उस तरफ मुड़ आए जिधर मेरे साथी झुके हुए थे। ये तो आमने सामने वाली खतरनाक सूरत हाल पैदा हो गई थी। दोनों अमरीकियों ने अपनी राइफलें कंधों से लटका रखी थी। पेशतर इसके कि वो राइफलें कंधों से उतारकर हाथ में लेते और फिर इन इंडोनेशियों की तरफ नालियां करते। चारों इंडोनेशी मुजाहिद बिजली की सी तेज़ी से उन तक पहुंच गए और इन्हें अपने नरगे में ले लिया। इनमें से 2 के पास टॉमी सब मशीन गनें थी, एक के पास ट्रेन गन और चौथे के पास राइफल थी जिसके आगे संगीन लगी हुई थी। आप शायद जानते हो कि अमरीकी जंगजू कौम नहीं। हिंदुओं की तरह अमरीकी भी बुज़दिल और बनिए हैं। अय्यारी, मक्कारी और फरेबकारी से काम चलाते हैं। लड़ना पड़े तो हजूम की सूरत में लड़ते हैं, लेकिन फर्दन फर्दन लड़ाई लड़नी पड़े तो फिर इनके पाँव जम नहीं सकते। हिंदुओं के मुतालिक आपको एक बात बताता हूँ जो आपने 1965 की जंग में देखी होगी और 1971 की जंग में भी। हिंदू फौज इंतहाई ज़्यादा नफरी से हमला करती है। जो ही इनका जानी नुकसान शुरू होता है और नफरी कम होने लगती है, इनका हौसला टूट जाता है और वो पीछे को देखने लगते हैं। दिफा की सूरत में वो सीमेंट और कंक्रीट के बंकरों के अंदर से ठीक फायर करते रहते हैं, लेकिन इन्हें बैंकरों से निकलना पड़े तो फिर वो हौसला हार बैठते हैं। यही हाल अमरीकियों का है। अपनी कौम को आप जानते हैं कि जहाँ भी लड़ी बहुत कम तादाद में लड़ी और फतह भी हासिल की है। वजह यह है कि मुसलमान को अस्करी रूह विरसे में मिली है। इन दोनों अमरीकी संतरियों ने जब देखा कि 4 हथियारों के नरगे में आ गए हैं तो बड़ी बरखुरदारी से अपने कंधों से राइफलें उतारी और हमारे साथियों के हवाले कर दी। उन्होंने मुंह से जरा भी आवाज न निकाली। इन दोनों को इधर ही ले चलो जिधर पहले इनके 2 साथियों की लाशें पड़ी हुई थी। ये लाशें इन्हें दिखाई गई तो इनके चेहरे से साफ पता चलता था कि इन पर खौफतारी हो गया है। इनमें से एक ने पूछा कि तुम लोग क्या चाहते हो। मैंने पहले बताया कि हमारा पार्टी लीडर उर्दू अंग्रेजी इतनी थोड़ी जानता था कि अपना मुद्दा बयान कर सकता था। वो इस अमरीकी फौजी की इतनी सी बात समझ गया कि तुम क्या चाहते हो। मैंने कमांडर की तरफ देखा। कमांडर ने कुछ इशारे किए, चंद लफ्ज अंग्रेजी के बोले और चंद उर्दू के। मैं और आशिक अली ने बड़ी मुश्किल से इसकी बात समझी। वो मालूम करना चाहता था कि हवाई जहाज कैसे खुलते हैं। ग्रेनेड हवाई जहाजों के अंदर फेंकने थे ताकि बिल्कुल तबाह हो जाए। कुछ दिन बाद मुझे मालूम हुआ कि किसी को ख्याल नहीं आया कि जहाज किस तरह खुलता है। जहाजों के नीचे ग्रेनेड फेंकने से इनके इंजन तबाह नहीं हो सकते थे, बॉडी को नुकसान पहुंचाया जा सकता था जो मुरम्मत हो जाता। मैंने इन अमरीकियों से कहा कि वो जिंदा रहना चाहते तो हमारे साथ चले और सारे जहाज ऊपर से खोल दे। इन दोनों के पहलुओं के साथ टॉमी गन्नों की नालें लगी हुई थी। इंडोनेशी हुर्रियत पसंद टॉमी गन्नों की नालें इनके जिस्मों से हटाते ही नहीं थे। दोनों अमरीकी चुपचाप आगे चल पड़े। मैंने रास्ते में पूछा कि यहाँ और कोई संतरी या हिफाजती चौकी है। उन्होंने बताया और कुछ भी नहीं है और दोनों पहले संतरियों की जगह लेने आए थे और उन्होंने वापस चले जाना था, यानी पहले संतरियों की ड्यूटी खत्म हो गई थी। 8 हवाई जहाज इस तरह पहलू व पहलू खड़े हुए थे कि इनके परों के दरमियान चंद इंच का फासला था। एक अमेरिकी संतरी पहले जहाज के पर यानी विंग पर चढ़ गया। इसके ऊपर कॉकपिट यानी पायलट की सीट थी। ऊपर स्लाइडिंग कवर था। ये प्लास्टिक का बना हुआ था जो आगे पीछे स्लाइड होता था। अमेरिकी ने इस पर हाथ रखकर पीछे को दबाया तो ये कवर पीछे चला गया और कॉकपिट खुल गई। इस तरह 8 हवाई जहाज की कापुटें खुलवा ली गई। ये पहले ही तय हो गया था कि इन हवाई जहाजों को किस तरह तबाह किया जाए। नासुशीन इन जहाजों से वाकिफ था।
मैं इंडोनेशियाई मुसलमानों की अकल और जहानत का पहले ही कायल था, लेकिन जिस तरह इन जहाज़ों को तबाह करने का प्लान बनाया गया था, इससे तो मैं और ज्यादा मुतासिर हुआ कि ये लोग कितनी अकल रखते हैं। गौर करें, अगर बारी बारी हर जहाज में ग्रेनेड फेंका जाता तो पहले ही धमाकों से बैरकों में जो नफरी सोई हुई थी फौरन बेदार और मुसल्ला होकर पहुंच जाती, और हम अगर भाग निकलते तो बाकी जहाज महफूज रहते। लेकिन फौज के बेपना फायरिंग से सबका बच निकल आना भी नामुमकिन होता। नासुशीन ने तरीका ये बताया था कि सारे हवाई जहाज ऊपर से खोल लिए जाए और हर हवाई जहाज पर एक बंदा चला जाए और एक ही बार 8 आदमी अपना अपना ग्रेनेड फेंक कर नीचे उतरे और बहुत तेजी से जहाजों से दूर भागे। हमने यही तरीका इख्तियार किया। एक एक आदमी एक ग्रेनेड लेकर एक एक हवाई जहाज के विंग पर चला गया और कमांडर के इशारे पर ग्रेनेडों से पीने निकाल दी, और जब सब तैयार हो गए तो कमांडर के इशारे पर ग्रेनेड तमाम हवाई जहाजों के कॉकपिटों में फेंक दिए गए। तमाम आदमी विंगों से कूदे और कई कदम दौड़कर जमीन पर लेट गए। 8 ग्रेनेड इकट्ठे फटे तो इनका धमाका 500 पाउंड के बम जितना था। सब उठे उस तरफ दौड़ पड़े जहाँ 2 अमरीकियों की लाशें पड़ी थी। मुझे टॉमी गनों के 2 लंबे ब्रस्ट होने के फायर सुनाई दिए जो बिल्कुल करीब थी। जल्दी पता चला कि हमारे कमांडर ने गन फायर की है और उन 2 अमरीकियों को मार डाला था। हमारा मिशन मुकम्मल हो गया था और अब हमें बहुत तेजी से वहाँ से भागना था। हवाई जहाजों को आग भी लग गई थी। इस आग की रोशनी मुझे 2 जहाज नजर आ सके जो दरमियान से टूट गए थे और इनकी बॉडी जमीन के साथ लग गई थी और अभी इनके पेट्रोल टैंक फटने थे। हम वहाँ से भागे तो एक बड़ी जोर का धमाका हुआ। पीछे मुड़कर देखा तो पेट्रोल टैंक फट गया था और इसका शोला दूर ऊपर तक चला गया था। लेकिन इसके साथ ही हमें अफसोसनाक बात मालूम हुई कि अपना एक इंडोनेशियाई साथी भी पेट्रोल टैंक के साथ ही उड़ गया है। ये इस तरह हुआ था कि इंडोनेशियाई जोश में आकर पेट्रोल टैंक पर चढ़ गया था। इसे मालूम होगा कि ये ऊपर से खुलता है। इसने पेट्रोल टैंक खोल लिया और एक ग्रेनेड इसके अंदर फेंक दिया। उसे गालिबन अंदाजा नहीं था कि पेट्रोल से भरा हुआ टैंक किस तरह फटेगा। वो ऊपर से कूदा और फिर उठकर भागने की मोहलत न मिली। टैंक फटा और बेअंदाजा पेट्रोल उस पर गिरा। ये पेट्रोल तो आग का शोला था जिसने हमारे साथी को फौरन खत्म कर डाला और वो इस तरह जिंदा जलकर शहीद हो गया। हम बहुत ही तेज दौड़े। हमें यकीन था कि बारकों में सोए अमरीकी हम तक नहीं पहुंच सकेंगे। इन्हें बेदार होना था, फिर हथियार लेने थे और फिर जलते हुए हवाई जहाजों तक आना था। इतनी देर में हमने जंगल में गायब हो जाना था। हम गायब हो भी गए। हम दौड़ते भी जा रहे थे और जलते हुए हवाई जहाजों को भी बार बार देखते थे। थोड़े थोड़े वक्फे के बाद कई धमाके हुए। ये जहाजों की टैंकियां फट रही थी। ऐसे मुहिब शोलों की रोशनी में हमें बहुत से अमरीकी नजर आए जो इधर उधर भाग दौड़ रहे थे। इस समय इत्मीनान हुआ कि वो हमारे ताक़ुब में नहीं आ रहे और न आएंगे। ये तो इन्हें मालूम नहीं था कि जहाजों को तबाह करने वाले किधर निकल गए हैं। दौड़ दौड़ कर हम थक गए तो चलने लगे। चांद इतना ऊपर आ गया था कि इसकी रोशनी में खासी दूर तक की चीजें नजर आती थी। जंगलाती इलाकों में चांदनी बड़ी ही शफाफ हुआ करती है क्योंकि नमी की वजह से फजा बिल्कुल साफ होती है। कुछ दूर आकर हम इकट्ठे होने लगे और एक दूसरे को देखने और पूछने लगे कि सब खैरियत से हैं या कोई जख्मी हुआ है। सब खैरियत से थे, लेकिन हमारा एक साथी हम में नहीं था। उसे जिसने जिंदा जलते देखा था सबको बताया कि जोश में आकर वो क्या कार्रवाई कर बैठा था। शहरी के वक्त हम वापस उस जगह पहुंच गए जहां अपना ट्रक छोड़कर गए थे। शहरी का वक्त हर सू खामोशी थी। पेट्रोल टैंक और हवाई जहाजों के टैंकों के धमाके मिलांग बस्ती तक सुनाई दिए थे। बहुत से लोग जाग उठे थे और घरों से बाहर निकल आए थे। वहाँ से इन्हें 2 मील दूर के शोले तो दिखाई नहीं देते थे क्योंकि रास्ते में जंगल था, लेकिन इन शोलों ने उस तरफ का आसमान रोशन कर दिया था। वहाँ का गुरीला कमांडर जानता था कि हम किस मिशन पर गए हैं। हमें देखकर हम सबसे बगलगीर हुआ और बेतहाशा खुशी का इजहार किया। हम ट्रक में बैठे और वापस चल पड़े। पो फट रही थी जब हम वापस सोराबाया पहुंच गए। उस्मान और कुछ दूसरे लोग हमारे इंतजार में सो भी न सके थे, लेकिन नासुशीन गहरी नींद सोया हुआ था। हमारे कमांडर ने उस्मान को मिशन की कामयाबी की इत्तला दी तो उस्मान कुछ कहे बगैर दौड़ पड़ा और नासुशीन को जगाकर से बताया कि पार्टी मिशन मुकम्मल करके वापस आ गई है। नासुशीन बहुत बड़ा लीडर था, जर्नैल भी था और इसे MS सुकारनो और स्वार्थों के साथ बैनुल अक़वामी शोहरत और अहमियत हासिल हो गई थी। लेकिन इसका अंदाज अल्लाह के सिपाहियों जैसा था। जो इसे हमारी कामयाबी की इत्तला मिली वो शब ख्वाबी के लिबास में बाहर आया और पार्टी के हर आदमी को गले लगाकर मिला। अमेरिका जैसे अमीर मुल्क के लिए 8 जहाजों का नुकसान कोई मायने नहीं रखता था, लेकिन इस नुकसान की अहमियत ये थी कि उस कौम ने उसके हवाई जहाज तबाह कर दिए जिनके पास एयरफोर्स थी और ना ही तोपें थी और जिनको वो धोखा देकर अपना गुलाम बनाना चाहता था। इस लिहाज से ये अमेरिका और बरतानिया के लिए बहुत बड़ी चोट थी। कुछ दिनों बाद उस्मान ने मुझे बताया कि MS सुकारनो ने अक़वाम मुत्तहिदा के नुमाइंदों से कहा था कि अमेरिका ने शहरी आबादी पर बम फेंके हैं, जिसके जवाब में हमने वो 8 जहाज तबाह कर दिए हैं जिनमें एक हवाई जहाज बमबारी करने आया था। अगर आइंदा इस तरह बमबारी की गई तो हम इससे ज्यादा नुकसान पहुंचाकर इंतकाम लेंगे। इंडोनेशियाई हुर्रियत पसंदों की इंटेलिजेंस रिपोर्ट ये थी कि इत्तेहादी सलीबियों की इंटेलिजेंस ने मालूम कर लिया था कि फलां दिन फलां जगह फलां वक्त नासुशीन सुराबाया की एक बहुत बड़ी अहम कॉन्फ्रेंस के लिए जा रहा है। ये 2 बम दरअसल नासुशीन पर गिराए गए थे। बम बड़े सही वक्त पर गिराए गए, लेकिन पायलट को कुछ गलती लग गई और बम कॉन्फ्रेंस वाली जगह से दूर पानी में गिरे। ये थी अल्लाह तबारक व तआला की मदद। इस्लाम की आन पर लड़ने वालों के सरों पर अल्लाह का हाथ था। इंडोनेशियाई लीडरों का डिसिप्लिन मुलाज़ा फरमाए। नासुशीन को
इंटेलिजेंस ने बताया कि बम उस पर गिराए गए थे, तो यूं नहीं हुआ कि नासुशीन अपने आप को कोई बयान जारी कर देता और अपने जज्बात और इंतकामी जज्बे का इजहार करता। इनका कोई लीडर अपने तौर पर कोई बयान रेडियो या अखबार को नहीं देता था। हर बात अहमद सुकारनू तक पहुंचती और फिर सरकारी बयान जारी हुआ करता था। नासुशीन तो आया ही बहुत बड़ा ऑपरेशन प्लान करने के लिए था, लेकिन अब उसकी जज्बाती हालत ये थी कि वो बड़ा ही जबरदस्त इंतकामी वार करने पर तुल गया था। अमेरिकियों के 8 हवाई जहाज तबाह करके उसकी तसल्ली नहीं हुई थी।